हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर MBBS का मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जब आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को चूज़ करते हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और कॉलेजेस को कैसे रखना है। जैसे आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा, इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। प्रॉज और कॉन्स सेपरेटली, एम्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के, स्टेट्स के, जो न्यू कॉलेजेस हैं उनके और पुराने कॉलेजेस हैं उनके, किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस आपको मिलता है और नीट से रिलेटेड और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ मिलती हैं। सबसे पहले कि एक आइडियल जो प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं आप MBBS कॉलेज को चूज़ करने के लिए, तो वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो जो फैक्टर डिसाइड करेंगे मेडिकल कॉलेज चूज़ करने के लिए, उसमें सबसे पहला है रेपुटेशन एंड रैंकिंग, यानी जो कॉलेज आप लेने जा रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जो रैंकिंग करती हैं और जो कॉलेजेस की रेपुटेशन को जज करती हैं, जैसे NIRF की रैंकिंग है। तो इस तरह की जो रैंकिंग है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखकर ऑलरेडी रैंकिंग बनी होती है। तो एक रैंकिंग जो है वो आइडिया देता है कि कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के बेस पर हम कॉलेज को सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज की फ़ीस अफेक्ट कर सकती है, बॉन्ड स्टेटस अफेक्ट कर सकता है, उसके साथ ही वहाँ पर रिजर्वेशन है या नहीं ये अफेक्ट कर सकता है, आपकी लोकेशन अफेक्ट कर सकती है। क्या क्या फैक्टर कैसे अफेक्ट करेंगे पूरा यहाँ पर देखेंगे। और जो आप जब पहला पॉइंट रखेंगे आप ध्यान में, क्या रैंकिंग मैटर करती है, लेकिन सिर्फ रैंकिंग नहीं, अदर चीज़ें भी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग जो भी उसके अंदर हैं, और जो एलुमनाई उस कॉलेज के हैं ऑब्वियसली वो भी उस पर डिपेंड करेंगे। अगली जो चीज़ है वो है लोकेशन। अब लोकेशन जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, ये इसका कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने घर के पास से पास वाला कॉलेज लेना पसंद करते हैं, कुछ ऐसा जो दूर से दूर लेना पसंद करते हैं। इसका खुद मैं लाइव एग्जांपल अपने बैचमेट से दे सकता हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो उनके पास में जो कॉलेज था या उनके डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज था उसको छोड़ के दूर के कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। क्यों? क्योंकि वो घर से थोड़ा दूर पढ़ना चाहते थे ताकि उनको थोड़ा टाइम मिले, अदरवाइज़ वो घर में ही लगे रहेंगे ये सोचकर। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको घर के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। दूसरा होता है अर्बन एंड रूरल सेटिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जो भी कॉलेज आप जिसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं अर्बन में है या रूरल लोकेशन में है। अगर वो अर्बन में है तो उसका जो कनेक्शन है वो अच्छा होगा, आपको रात बेरात में कहीं जाना पड़ सकता है, किस तरह के आप जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सकते हैं वो भी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। अगर अर्बन है तो आप उसको प्लस पॉइंट देंगे मेरी तरफ से। अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब वहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली हर मेडिकल कॉलेज में है, ये कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे ऑब्वियसली जो दिखता है वही बिकता है, तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, देखने में कितना अच्छा कॉलेज लग रहा है, ताकि आप भी जब जिस कॉलेज में जाएँ तो वहाँ पर आपको फील आए। तो ये भी बहुत मैटर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है नहीं है, लाइब्रेरीज़ पूरी सही से डेवलप्ड है, लैब वहाँ पर डेवलप है या नहीं, क्लासरूम, ऑब्वियसली ये सब मोस्टली चीज़ें रहती हैं। बस ये फ़र्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नए और पुराने कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो न्यू कॉलेजेस होते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता है, नए नए हॉस्टल्स रहते हैं, नई नई बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे तब बता दूंगा। फिर उसके बाद जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है पढ़ाई, यानी फैकल्टी। ऑब्वियसली आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, अगर पढ़ाई नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि हर जगह पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो बना के रखा जाता है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है तो NMC उसको परमिशन नहीं देती है। तो ये तो नहीं कह सकते किसी भी कॉलेज में कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है या पढ़ाई उस लेवल की नहीं होगी जितनी एक MBBS स्टूडेंट को होना चाहिए। ऑब्वियसली ऊपर नीचे ज़रूर होगा, पूरे इंडिया में इतने कॉलेजेस हैं तो सबका एक स्टैंडर्ड 100% नहीं हो सकता। हालांकि NMC की तरफ से सिलेबस, करिकुलम सब कुछ पूरा सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहेगा जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पर स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो कितना है। मोस्टली हर कॉलेज के लिए फिक्स है, लेकिन कुछ जो नए कॉलेजेस रहते हैं उसमें ये ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि जो फैकल्टी की थोड़ी कमी देखने को मिलती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, तो इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो पुराने कॉलेज को आप प्रेफरेंस देंगे। अगला है क्लिनिकल एक्सपोजर। तो मोस्टली हर कॉलेज में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, बस ये वेरी कर सकता है कि जो आप कॉलेज ले रहे हैं वो सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल का है या फिर एम्स जैसा है। एम्स या सेंट्रल लेवल का अगर इंस्टीट्यूट है तो
फिर तो बहुत ज़्यादा चांस है आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर वहाँ पर मिलने वाला है। बाकी जो स्टेट के कॉलेजेस हैं उसमें वेरी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहाँ का वो कॉलेज है। कुछ जगह पर ऐसा होता है स्टेट के अंदर ही मैंने देखा है कि इतनी अच्छी ओपीडी वहाँ पर रहती है, इतना अच्छी भीड़ वहाँ पर रहती है कि आप सेंट्रल से उसे कंपेयर कर सकते हैं। इवन मैं जो हमारा कॉलेज है मेडिकल कॉलेज फतेहपुर, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी बुरी भी हैं, ये हर जगह का होता है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो अच्छी रहेगी वो यहाँ पर पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच है लेकिन यहाँ पर पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम भीड़ लगी रहती है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है किसी भी कॉलेज के लिए, वहाँ पर कैसा है क्लिनिकल एक्सपोजर चल रहा है। मोस्टली सेंट्रल है अगर और या फिर एम्स है तो वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। रिसर्च अपॉर्चुनिटी, अब जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं पर्सन पे डिपेंड करता है, मेरे तरफ से जो मानना ये है कि जो कॉलेज है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, डिपेंड करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा डिपेंड करेगा जो स्टूडेंट है जो रिसर्च करना चाहता है उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट है तो चाहे नया कॉलेज हो या पुराना कॉलेज हो उसमें जाकर वो अपनी रिसर्च कर लेगा, चाहे वो स्टेट का कॉलेज हो चाहे सेंट्रल का कॉलेज हो। अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में जो अगर मैं पुराना कॉलेज कह रहा हूँ तो पुराने कॉलेज से मुराद चाहे स्टेट का हो, सेंटर का हो, चाहे एम्स हो। अगर पुराना कह रहा हूँ तो आप सबको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और नया कह रहा हूँ तो जो भी कॉलेज नए खुल रहे हैं तो आप उनको नए की तरह से लेंगे रादर देन सेंट्रल या स्टेट, ठीक है। तो जो रिसर्च वाला ऑप्शन है वो मेनली स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है, कुछ कॉलेज पर, लेकिन सिर्फ कॉलेज पर नहीं। स्टूडेंट अगर चाहता है तो न्यू कॉलेज में भी कर सकता है, जैसे हमारा कॉलेज 2021 का खुला हुआ है, हम खुद पहला बैच थे और ऑलरेडी यहाँ पर 3-4 स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, पीजीआई चंडीगढ़ में, जहाँ से मैं एक रिसर्च में मेरा जो है सिलेक्शन हो गया था, अभी भी यही चल रही है। और आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ पार्टिसिपेट करके सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो ये अलग बात है। लेकिन स्टूडेंट के अंदर अगर क्यूरियोसिटी है तो कहीं का भी रहने वाला वो ज्वाइन कर सकता है। अगला है फीस स्ट्रक्चर। अब फीस स्ट्रक्चर मेनली तो अफेक्ट करता है वो प्राइवेट कॉलेज को करता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आपको फीस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका एक स्टैंडर्ड बराबर नहीं हो सकता फीस देने का। और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जहाँ पर एम्स है 5-6 हज़ार मार्क की पूरी पढ़ाई हो जा रही है, वहीं पर कोई कॉलेज है जहाँ पर 1 साल का ही 1 लाख रुपये की फीस हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की 2-3 लाख की भी हो सकती है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है सेंटर के कॉलेज में, एम्स में और एक स्टेट के कॉलेज में। यहाँ पर अगर आपको प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले एम्स को देंगे क्योंकि वहाँ पर लोएस्ट फीस होती है। दूसरा आप सेंट्रल को देंगे, एम्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा फीस यहाँ पर देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद स्टेट में उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ स्टेट में कम भी हो सकती है सेंट्रल से। तो ये ड्रॉबैक हो सकता है फीस स्ट्रक्चर जो स्टेट वाले कॉलेजेस होते हैं। बाकी ये कॉलेज स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा। जैसे यूपी के अंदर ऑलरेडी 36,000 रुपये पूरे साल की फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत कम फीस है। अगला है बॉन्ड एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। अब बॉन्ड और सर्विस का जहाँ पर नाम सुनता है स्टूडेंट डर जाता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जानना है किस तरीके का बॉन्ड है। अगर सर्विस बॉन्ड है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी आप MBBS कंप्लीट कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको जाहिर सी बात है प्रैक्टिस तो करनी होगी, चाहे आप SRशिप नॉर्मल किसी कॉलेज में ज्वाइन करें या फिर जो सर्विस बॉन्ड है आपका उसके अंदर करें। तो ये एक बुरी चीज़ नहीं है। बॉन्ड में सिर्फ आपको नौकरी मिल रही है, वहाँ पर आप जाकर नौकरी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि फ्री में करा रहे हैं। तो इसको आप निगेटिव पॉइंट की तरह नहीं देखें, लेकिन हाँ फिर भी आपका ऐसा हो सकता है जैसे यूपी के अंदर बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या है सर्विस बॉन्ड है। जैसे MBBS कंप्लीट होगा या तो आप PG में एडमिशन ले लें तो आप अपना PG कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर PG फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है MBBS के बाद तो आपको जो है 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा। सिर्फ एक केस में वो जो हट सकता है बॉन्ड कि जो गवर्नमेंट है वो आपको जॉब यानी वैकेंसी वहाँ पर अवेलेबल ना हो, जॉब प्रोवाइड ना करवा सके, तब हो सकता है। फिर बॉन्ड दूसरा हो सकता है सीट लिविंग बॉन्ड। इसको आप देख सकते हैं कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है सीट लिविंग बॉन्ड है कि अगर आप वहाँ पर सीट छोड़ते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। पार्टिकुलर कुछ कॉलेज जैसे जो आर्मी वाला कॉलेज है FMC पुणे, वहाँ पर 63 लाख का जो बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर मुझे लगता है किसी भी केस में अगर स्टूडेंट को छोड़ना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। बाकी जो नॉर्मल कॉलेज है उसमें कमी रहती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। इसका डेटा आप देख सकते हैं किस कॉलेज में कहाँ बॉन्ड है नहीं है। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है किसी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले। अब हर कॉलेज के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर एक क्विक रिव्यू के थ्रू देख सकते हैं। एम्स है तो वहाँ पर क्या क्या आप फ़ायदे एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेंट्रल है तो और स्टेट है तो क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। एम्स है अगर तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको उस कॉलेज का जो भी आपका एम्स कॉलेज है वहाँ पर आपको उसका रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि एक द मोस्ट पॉइंट है अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अगर PG का रिजर्वेशन है। बहुत सारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर PG का रिजर्वेशन होता है, तो इसलिए भी प्रेफरेंस दिया जाता है सेंट्रल कॉलेजेस को, सबसे पहले एम्स को, फिर उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट को, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में भी है। बहुत बार ऐसा हो सकता है जो एम्स लो रैंकिंग है उनसे ऊपर आप जो सेंट्रल वाले इंस्टीट्यूट है उनको रख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको जो PG का रिजर्वेशन है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है PG का, नीट UG से कई गुना ज़्यादा।
टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन विद एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, एम्स एक टॉप रैंक है और इसका मतलब जहाँ भी चले जाओ नाम ही चलता है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। क्लिनिकल एक्सपोजर में कोई कमी नहीं है, बहुत मतलब एकदम भरमार रहती है पेशेंट्स की, चाहे कोई सा भी एम्स हो, रादर देन कोई ऐसा एकदम न्यू एम्स हो, तब हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा टाइम लगे जो है पेशेंट बनने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एम्स के अंदर जो है आपको पेशेंट इनफ्लो ना मिले। अगर नया है तब दिक्कत हो सकती है 1-2 साल के लिए, लेकिन फिर बाद जो है बाद में ठीक ही हो जाता है। फिर उसके बाद अगर नुकसान की बात करें यहाँ पर कौन, तो एम्स के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं, मोस्टली फैसिलिटीज़ एकदम अच्छी ही हैं, तो नुकसान इसका क्या ही गिन सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई हो या इसमें कुछ आप सजेशन करना चाहते हो कि इसको ऐसा नहीं, इस पॉइंट को ऐसा रख सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको भी ज़रूर कंसीडर करूँगा। फिर उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट का भी ये फ़ायदा होता है कि आपके मोस्टली कॉलेजेस में जो सेंट्रल वाले हैं वहाँ पर आपको जो है पीजी का रिजर्वेशन मिलता है। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जो इंटर्नशिप में अमाउंट है वो यहाँ पर आपको अराउंड 30,000 मिलता है मोस्टली सेंट्रल इंस्टीट्यूट में। और बाकी स्टेट के कॉलेजेस में क्या होता है वो बहुत कम रहता है और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ जगहों पर 20 है, 25 है, 15, 12 मतलब 12,500 तक भी कुछ जगहों पर है कुछ स्टेट्स के अंदर इंटर्नशिप पर मंथ। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। अगर किसी कॉलेज में 12 से 15,000 है और किसी कॉलेज में 30,000 है तो ये तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा आपको जो इंटर्नशिप में अमाउंट मिलता है जो कि 30,000 है, और बाकी जो स्टेट में ये वेरी कर सकता है। तो आप किस स्टेट का कॉलेज ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फीस है वो एम्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली एम्स की 5-6 हज़ार में पूरी फीस हो जाती है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, फिर भी 30,000, 40,000, 50-60,000 तक भी जा सकती है पर ईयर की फ़ीस। फिर उसके बाद ये स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं, अगर उसके आप फ़ायदे की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने फ़ीस को कहा है, लेकिन फ़ीस को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानूंगा क्योंकि ये कुछ स्टेट में लो है लेकिन कुछ स्टेट में ज़्यादा भी हो सकती है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। गुड क्लिनिकल एक्सपोजर आपको जो है रीजनल हॉस्पिटल्स में मिल सकता है, लेकिन ये सब में नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है जो भी कॉलेज है वहाँ पर इनफ्लो कैसा है, एक जहाँ पर अच्छा इनफ्लो हो पेशेंट्स का उसको ही आपको इंपॉर्टेंस देनी है। कौन सी यानी यहाँ पर नुकसान आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो रीजनल लिमिटेशंस हो सकती है, वहाँ पर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है स्टेट के कंपैरिजन, सेंट्रल और एम्स के कंपैरिजन में, ये तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा आपको जो है तो है। फिर उसके बाद न्यू कॉलेज और ओल्ड कॉलेजेस में क्या डिफरेंस मेनली रहेगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी भी रहती है। देखो नए कॉलेजेस में सबसे जो फ़ायदे की चीज़ है वो ये रहती है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नया होगा, चाहे आपका हॉस्टल हो, चाहे आपका मेस हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपकी एकेडमिक बिल्डिंग हो, वहाँ पर एकदम नए नए एसी लगे होंगे, सब कुछ आपको जो अच्छे से फैसिलिटी मिलेगी, इस सब में कोई दिक्कत नहीं रहती है। दिक्कत आपको यहाँ पर क्या हो सकती है, पहली कि आपके पास सीनियर नहीं होंगे, आपको ये नहीं पता होगा किस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हालांकि टाइम के साथ सब सीख जाते हैं और जो फैकल्टी है थोड़ी सपोर्टिव रहती है, जो भी नया कॉलेज खुलता है उसमें फैकल्टी सपोर्टिव होती है, उनको पता होता है कि इनके सीनियर नहीं है तो ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। तो ये और दूसरी तरह से फ़ायदा ये भी हो सकता है सीनियर नहीं है तो रैगिंग नहीं होगी, हालांकि एक्चुअल में तो रैगिंग नहीं है, वही इंट्रोडक्शन जो भी वगैरह है, तो वो एकदम जब नया कॉलेज है कोई है नहीं तो ये फ़ायदा भी हो सकता है। आप अच्छे से सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं कहीं भी टाइम ख़राब करने वाला। और दूसरा जो है यहाँ पर पोटेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो नए कॉलेजेस हैं उसमें एक पोटेंशियल होती है कि बहुत जल्दी से आप ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फैकल्टी है वो मेहनत बहुत करती है। मैंने देखा है कि जो नए कॉलेजेस हैं ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है, देखो कुछ तो हर जगह रहेंगे जो मेहनत नहीं करेंगे, बाकी मोस्टली कॉलेज जो है यहाँ पर कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी कॉलेज को ऊपर लाया जाए, तो वहाँ पर मेहनत करने वाले टीचर मिलेंगे। और कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि नया कॉलेज है तो वहाँ पर फैकल्टी की कमी हो सकती है, इनकंसिस्टेंट क्लिनिकल एक्सपोजर की कमी हो सकती है कुछ जगहों पर, ये मैंने कहा है, हर जगह पर ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको जो कॉलेज देख रहे हैं वो आपको कंसिडर करना होगा। और बहुत जगहों पर ऐसा हो सकता है नए कॉलेजेस में कि वहाँ पर जो है लैब की फैसिलिटी वगैरह पूरी अच्छे से अवेलेबल ना हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओल्ड कॉलेजेस में तो यहाँ पर एलुमनाई नेटवर्क आपका अच्छा होगा, सीनियर्स होंगे और फैकल्टी वगैरह एकदम अच्छे से पहले से ही सब रन कर रही है, लेबोरेटरी वगैरह पूरा एजुकेशन क्वालिटी पहले से मेंटेन होगी जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं। वहाँ पर आपके ना जाने या ना जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो पहले से नाम चला रहा है कॉलेज का वो ज़्यादा मैटर करता है पुराने कॉलेजेस में, जबकि नए में जो नया बैच जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पर नुकसान सबसे जो देखने को मिल सकता है वो यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लो होगा। हॉस्टल्स में बहुत सारे हॉस्टल जो पुराने कॉलेजेस हैं स्टेट वाले खासकर, वहाँ पर ऐसा रहता है कि हॉस्टल्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, और बिल्डिंग्स अगर वगैरह पुरानी हैं वो उसमें अपडेट नहीं हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है। थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर पर्सनल गोल्स
एंड प्रेफरेंसेस, यानी जो आप कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको अपनी एस्पिरेशन देखनी है, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है, रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, ये सारे फैक्टर जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे आपको कौन सा कॉलेज लेना है। लॉन्ग टर्म प्लान आपको देखने, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह हो, एक सेंट्रल हो या एम्स जैसा कॉलेज हो। फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखेंगे, फीस आप उसको भर सकते हैं आराम से या नहीं। बॉन्ड सर्विस को देखेंगे, आपके पास इतना टाइम है एमबीबीएस के बाद कि आप सर्विस बॉन्ड करें या डायरेक्टली आप अपने प्राइवेट या कहीं पर करना चाहते हैं। तो ये फैक्टर हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कॉलेज को चूज़ करने से पहले उसमें बता दी हैं। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा और सेपरेट मैं वीडियो बना दूँगा कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है तैयार करनी है, किस कॉलेज को किस ऑर्डर में रखना है, ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएँ। अब जो नीट की काउंसलिंग कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू।